नमस्कार, मैं शीतल पी सिंह, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत है। जो चुनाव की विभिन्न परिचर्चाएं आप सत्यहिंदी पर देख रहे हैं, उसी क्रम में हम लोग आज जो पहले चरण के जो चुनाव हैं जहाँ-जहाँ है, उनमें से जो भी संभव हमसे हो सक रहा है, वहाँ पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ से संबंधित मित्रों से जो वहाँ पर हैं और उस बारे में जानते हैं, उनसे बातचीत करके आपको वहाँ की स्थिति के बारे में अवगत कराएँ और एक चुनाव को लेके जो आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे, उनमें से जो हमसे संभव हो सके उनके उत्तर देने की कोशिश करें। तो आज इस क्रम में मेरे पास जो ज़िम्मेदारी है उसमें मैंने बंगाल और बिहार में 4 सीटें हैं जो पहले चरण में जा रही हैं और बंगाल में 3 सीटें जो पहले चरण में वोट के लिए जा रही हैं 19 तारीख को। तो हमारे 2 मित्र वहाँ से हैं जो पिछले कार्यक्रम में भी आपके सामने थे। एक रंजन कुमार हैं और एक राजा बनर्जी साहब। रंजन कुमार इस समय मुंगेर में है और इसके पहले वो नवादा और दूसरी सीटों पर जमुई वगैरह का भ्रमण कर चुके हैं, जहाँ वोट होना है। और राजा बनर्जी साहब इस समय बंगाल से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, पिछले कार्यक्रम में भी थे। थोड़ा-सा रोशनी का इश्यू है उनका, लेकिन कोप करिए तो उनसे सुन लेंगे कि बंगाल में क्या हो रहा है। तो सबसे पहले बंगाल सुनते हैं, उनका थोड़ा-सा नेट इधर-उधर हो रहा है। राजा साहब, आपके यहाँ 3 सीटों पर चुनाव है, वो पहले चरण में। पिछली बार आपने उसके बारे में कुछ बताया था। तीनों सीटें पिछले बार भाजपा ने जीती थी। इस बार वहाँ क्या स्थिति है और वहाँ की विधानसभाओं में जो अभी 2 साल पहले विधानसभा के चुनाव हुए, उसमें वहाँ क्या हाल रहा था और आपके हिसाब से वहाँ क्या होने जा रहा है? थोड़ा वहाँ के बारे में हमारे दर्शकों को बताएँ। राजा साहब, बंगाल की तीनों सीटों के बारे में। बंगाल को जो तीनों सीटों में चुनाव पहले चरण में होगा, उसमें कूच बिहार, अलीपुरद्वार और जलपाईगुड़ी, और तीनों सीटों में बीजेपी का भारी भरकम विजय रहा था 2019 में। ठीक। और इनमें से 2 सीटों पे 14 विधानसभा में 13 विधानसभा बीजेपी का था 2021 में। एक में बीजेपी का 3 विधानसभा था और तृणमूल का 4 विधानसभा था जलपाईगुड़ी में। और उसके बाद भी एक बाई इलेक्शन हुआ, उधर भी बीजेपी का जो कैंडिडेट था वो बीजेपी का सिटिंग एमएलए था, उसका डेथ होने से बाई इलेक्शन हुआ था धूपगुड़ी में, वो भी बीजेपी हार गया। तो वर्तमान स्थिति में जलपाईगुड़ी में 5 एमएलए है तृणमूल कांग्रेस का, ठीक, और 2 एमएलए है बीजेपी का। ठीक। इन तीनों सीटों में बीजेपी फेवरेट दिखती है पेपर पे, लेकिन अंदरूनी कुछ समस्याएं है। अच्छा। जलपाईगुड़ी का बात हम कर लेते हैं तो जलपाईगुड़ी एक ही सीट है जो तृणमूल कांग्रेस बहुत चांस है तृणमूल कांग्रेस छीन ले। अच्छा। क्योंकि तृणमूल कांग्रेस का जो कैंडिडेट है वो कुछ महीने पहले ही वो बाई इलेक्शन में बीजेपी को हराया था, उसी को तृणमूल कांग्रेस ने लोकसभा में टिकट दिया। और बीजेपी का कैंडिडेट सिलेक्शन में भी बहुत देर हुआ। बीजेपी प्रेजेंट जो एमपी था उसको चेंज करना चाहती थी, लेकिन कोई अच्छा विकल्प नहीं मिला, इसीलिए उसी को ही रिपीट किया। लेकिन एकदम लास्ट मोमेंट पे वो डिक्लेयर हुआ, उसको भी समय कम मिला घूमने के लिए। मोदी जी का प्रचार हुआ, अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी का भी रोड शो हुआ। ठीक है, और सभी प्रचार बहुत बढ़िया हुआ। तो प्रचार को देखते हुए आप किसी को भी बोल नहीं सकते कि ये जीतेगा वो बाहर रहेगा। हाँ, यहाँ पर लेफ्ट और कांग्रेस से भी कोई है? लेफ्ट और कांग्रेस से ये बोलना जा रहा था मैं। बाकी 2 सीटों में लेफ्ट और कांग्रेस कोई फैक्टर नहीं है। अच्छा। हाँ, लेकिन इस सीट में लेफ्ट का एक उम्मीदवार है जिसका नाम है देवनाथ बर्मन। ओके। वो 36 इयर्स ओल्ड टीचर है। लेफ्ट इस बार यूथ पे अपना दारोमदार फेंका है यूथ पे। और ये लड़का अगर
जो एवरेज वोट परसेंटेज है इधर का, लेफ्ट और कांग्रेस का 6%, 7%, उससे जितना भी ज्यादा ले जाएगा वो बीजेपी का ही नुकसान करेगा। अच्छा अच्छा, यहाँ एक फैक्टर ये भी है कि 6-7% वोट जो भी लेफ्ट ले जाएगा या 8% वो बीजेपी के हिस्से में से जाएगा। 6-7% से ज्यादा, ज्यादा 6-7% से पिछले बार का जो इक्वेशन है वही बना रहेगा। लेकिन अच्छा, अगर 8% लेता है तो वो 1% तो बीजेपी से ही लेगा। अच्छा, वो 10% बीजेपी से बनता तो 3% बीजेपी से ही लेगा। ठीक ठीक है। तो ये सीट पे आपको लगता है कि तृणमूल का पक्ष थोड़ा सा इस बार मजबूत हुआ है, पिछली बार बीजेपी का तो था। इस सीट को जीत सकता है, ये मेरा अनुमान है। अच्छा, बाकी दोनों सीटों पर क्या है? बाकी दोनों सीटों पर बीजेपी बहुत स्ट्रांग है, स्ट्रांग बनता गया है। और अच्छा, कुछ इश्यूज है इधर उधर का, लेकिन मेरा मानना है बीजेपी ये 2 सीट होल्ड करेगी। दोनों में प्रधानमंत्री की मीटिंग हुई थी? हाँ, अब तो पिछले दिन जब प्रोग्राम हुआ था उस दिन ही तो कुछ बिहार में प्रधानमंत्री का सभा था और ठीक ममता बनर्जी का भी सभा था। ठीक। प्रधानमंत्री दोनों जगह में रैली किया और अच्छा, जो लोकल लीडरशिप है वो भी रैली किया। ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी का भी रोड शो हुआ। ठीक और कुछ अंदरूनी मामला है, उस दिन भी मैं बोला था बीजेपी का अंदर ये टिकट लेके अलीपुरद्वार में भी सिटिंग एमपी को चेंज किया बीजेपी। जो विधानसभा में उसका चीफ व्हिप है उसको टिकट दिया। इससे थोड़ा मतभेद है, लेकिन फिर भी बीजेपी का अंतर इतना ज्यादा है कि बीजेपी का मार्जिन कम सकता है, लेकिन ये 2 सीट बीजेपी का अनुकूल ही जाएगा, ये मेरा अनुमान। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। हाँ भाई रंजन जी, आपके यहाँ जो 4 सीटों पे वोट है कौन कौन सी है और क्या आपको इसमें दृश्य दिख रहा है? हाँ, 4 सीट है। पहले चरण में चुनाव होगा जिसमें जमुई, नवादा, गया और औरंगाबाद है। ये चारों जिला एक तरीके से दक्षिणी बिहार है और झारखंड से सटा हुआ इनका बॉर्डर है। इन चारों लोकसभा क्षेत्र में एक तरह से 3 लोकसभा क्षेत्र में, पहले जमुई में, उसके बाद नवादा में और आज गया में मोदी जी की रैली हो चुकी है। अच्छा। और इसमें 2 रिजर्व सीट है, जमुई और गया रिजर्व सीट है, नवादा और औरंगाबाद जनरल सीट है। तो अब ये चारों सीट के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन था, उसके बाद अब एक एक करके हम बात कर लेते हैं। जमुई लोकसभा क्षेत्र रिजर्व सीट है और ये इस सीट से लगातार 2 बार से एलजेपी के उम्मीदवार चिराग पासवान, जो अभी एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो जीतते रहे हैं। इस बार वो चले गए हैं, हाजीपुर चले गए हैं। इस वजह से ये सीट वो छोड़े हैं, तो उनके बहन हुई यानी अरुण भारती इस सीट से मैदान में है। वहीं दूसरी तरफ आरजेडी के उम्मीदवार अर्चना रविदास, जो चमार समुदाय से आती हैं, वो मैदान में है। 2019 में जो एलजेपी के टिकट से चिराग पासवान मैदान में थे, तो उनको 5.5 लाख के करीब में वोट मिला था, जो 55-56% के करीब में था। और जो दूसरे नंबर पे था वो आरएलएसपी, उपेंद्र कुशवाहा जी की जो पार्टी है, उससे उम्मीदवार भूदेव चौधरी थे और उनको 30-31% के करीब में वोट मिला था। 2.25 लाख के करीब में वो होता है। वोट जीत का अंतर वो करीब वही उनको 5.25 लाख मिला था चिराग पासवान को, और इनको भूदेव चौधरी को जो आरएलएसपी से, उनको 3.25 लाख के करीब मिला था। 2020 में जब विधानसभा चुनाव हुआ, ठीक लोकसभा चुनाव के 1 साल बाद, तो यहाँ पे 2 विधायक जदयू के जीते, 1 विधायक आरजेडी के, 1 बीजेपी के, 1 हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के और 1 इंडिपेंडेंट पार्टी के। इंडिपेंडेंट है, माफ कीजिएगा, जो सुमित सिंह है। सुमित सिंह अभी नीतीश कुमार की सरकार में मंत्री भी हैं। इंडिपेंडेंट होते हुए पिछली बार भी संभवतः ये इंडिपेंडेंट ही थे, लेकिन इनकी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है वो समाजवादी रही है। इनके परिवार का जो बैकग्राउंड रहा है, इस बार इनके परिवार के ही एक सदस्य अभी इंडिया अलायंस में किसी संभवतः पार्टी में जुड़ गए हैं, अभी बीच चुनाव में ही। तो ये वहां का विधानसभा का आंकड़ा है। और
2020 के विधानसभा चुनाव में जो जमुई लोकसभा सीट है, सभी विधानसभाओं को मिला दिया जाए तो ओवरऑल इस पे बढ़त आरजेडी को था। परसेंट में 26% के करीब इनको वोट मिला था, जो सबसे ज्यादा था। और दूसरे नंबर, अब हम दूसरे लोकसभा सीट के बारे में बात करें, नवादा जो जनरल सीट है, नवादा से इस बार बीजेपी के उम्मीदवार विवेक ठाकुर हैं और आरजेडी के टिकट पे सरवन कुशवाहा है। जो विवेक ठाकुर हैं वो जो बीजेपी के पहले नेता थे सीपी ठाकुर, उनके बेटे हैं और इनकी जन्मभूमि दरभंगा है और कर्मभूमि पटना है। तो इस वजह से यहाँ एक अभी आम परसेप्शन बन गया है, जिसको संभवतः आरजेडी या इंडिया अलायंस के लोग इस माहौल को बनाने में सफल नजर आ रहे हैं कि बाहरी बनाम घरेलू। विवेक ठाकुर बाहरी हैं और सरवन कुशवाहा यहीं के हैं, नवादा के हैं। और एक चीज और, जो हम घूम रहे थे तो लोगों ने बताया कि सरवन कुशवाहा एक वक्त में बैलून बेचते थे मेला में, और लोकतंत्र की यही इतनी खूबसूरती है कि वो आज एमपी का चुनाव लड़ रहे हैं। तो लोगों के मन में थोड़ी सी लेकिन वहाँ ये जानकारी आ रही कि राजबल्लभ यादव जो है, जो आरजेडी के बड़े नेता है, वो उन्होंने किसी को वहां खड़ा कर दिया है और वो विरोध कर रहे हैं इस प्रत्याशा का। हाँ, नवादा लोकसभा क्षेत्र में दो यादव परिवार मजबूत माना जाता है। एक राजबल्लभ यादव का परिवार जो 2014 में आरजेडी के टिकट से चुनाव भी लड़ चुके हैं, दूसरे नंबर पे थे। और एक है कौशल यादव जो जदयू से अपने आप को एसोसिएट किए हुए हैं। तो राजबल्लभ यादव के परिवार से विनोद यादव इस बार खड़े हैं मैदान में, इंडिपेंडेंट खड़ा हो गए हैं। और ये संभावना प्रबल हो गई है कि जिस तरीके से आम परसेप्शन है कि यादवों का एक मुश्त वोट आरजेडी में पड़ता है, क्या इस बार पड़ेगा? विनोद यादव जो राजबल्लभ यादव के परिवार से मैदान में कूद पड़े हैं, और दूसरी तरफ जो कौशल यादव हैं, जदयू के नेता हैं, ये दोनों कितना यादव वोट काट पाएंगे, ये एक बड़ा प्रश्न है। 2019 का यदि नतीजा देखें तो 2019 में चंदन सिंह बीजेपी के उम्मीदवार थे और उनको 52-53% के करीब में वोट मिला था। और आरजेडी के टिकट से विभा देवी मैदान में थी, ये दूसरे नंबर पे थी और इनको 36-37% के करीब वोट मिला था। जीत का अंतर 1.5 लाख के करीब में था लोकसभा चुनाव 2019 में। एक साल के बाद जब चुनाव हुआ 2020 में विधानसभा का, तो यहाँ पे 3 आरजेडी के खाते गया एमएलए, एक जदयू के खाते, एक कांग्रेस के खाते और एक बीजेपी के खाते। ओवरऑल देखे 2020 में किन की बढ़त थी विधानसभा चुनाव में इन लोकसभा सीट पे, जो बिहार में आमूमन होता है कि एक लोकसभा सीट पे 6 विधानसभा सीट होती है, तो यहाँ पे भी आरजेडी की बढ़त थी और वो बढ़त 22-23% के करीब थी। और यहाँ पे अगरा बनाम पिछड़ा का भी लड़ाई या एक नैरेटिव सेट होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी 3-4 चुनाव देख लें तो एक तरफ आरजेडी या उनसे एनडीए गठबंधन से जो उम्मीदवार होते हैं वो भूमिहार समाज से होते हैं। तो इस बार इस वजह से भी लोगों के मन में ये है कि बार बार, क्योंकि इस बार जैसे मिला है विवेक ठाकुर को, 2019 में मिला था चंदन सिंह को, ये भी भूमिहार समाज से थे। 2014 में मिला था गिरिराज सिंह को, वो भी भूमिहार समाज से थे। 2009 में भोला सिंह को मिला था, वो भी भूमिहार समाज से थे। तो ये एक तरह से नैरेटिव सेट होता हुआ दिख रहा है और टक्कर कांटे की है, नेक टू नेक फाइट यहाँ देखने को मिल सकती है। तो ये नवादा लोकसभा क्षेत्र का रहा पूरा। नवादा में और एक इंडिपेंडेंट है गुंजन कुमार, डेफिनेटली गुंजन सिंह जो बीजेपी के से संबंध रखते थे और भूमिहार समाज से आते थे, उनको टिकट नहीं मिला। वो एक लोकल सिंगर हैं, वो भी मैदान में कूद पड़े हैं। तो ये भी देखना होगा, जिस तरीके से यादव या आरजेडी का वोट विनोद यादव काट सकते हैं, कितना काट सकते हैं वो देखना होगा, या कौशल यादव जो जदयू के नेता है वो काट सकते हैं, वो भी भविष्य पे निर्भर करेगा। सेम इसी तरह गुंजन सिंह कितना भूमिहारों का वोट या बीजेपी का वोट काट सकते हैं, ये भी देखना बेहद दिलचस्प होगा। इसके बाद गया लोकसभा क्षेत्र रिजर्व सीट है
और यहाँ से इस बार हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के सुप्रीमो जीतन राम मांझी मैदान में है, और दूसरी तरफ आरजेडी के टिकट पे कुमार सरजीत मैदान में है, जो पासवान समुदाय से आते हैं। ये कुमार सरजीत जो है सो ये बोधगया से विधायक हैं आरजेडी के, और जीतन राम मांझी इमामगंज विधानसभा क्षेत्र जो गया में पड़ता है और औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र में पड़ता है, वहां के विधायक हैं। 2019 में यहाँ पे जदयू के टिकट पे विजय मांझी मैदान में थे और उनको 48-49% के करीब करीब वोट मिला था। वहीं दूसरे नंबर पे हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के टिकट पे जीतन राम मांझी मैदान में थे और उनको 32-33% के वोट के करीब में वोट मिला था। जीतन राम मांझी 2014 में भी इस सीट से चुनाव लड़े हुए थे और वो जदयू के टिकट पे उस बार लड़े थे और तीसरे नंबर पे रह गए थे। 2020 में जब विधानसभा चुनाव हुआ तो 3 आरजेडी के खाते, 1 हम जो पार्टी है उनके विधायक यहाँ से जीते थे और 2 बीजेपी के विधायक यहाँ से जीते थे। लेकिन 2020 के ओवरऑल गया लोकसभा क्षेत्र का विधानसभा चुनाव का नतीजा देखे तो इसमें बीजेपी को बढ़त थी और वो 20-21% के करीब में उनको पूरा लोकसभा क्षेत्र में वोट मिला हुआ था। तो इस वक्त इसके बाद औरंगाबाद, हाँ, इसके बाद औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र है। औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र में अगरा बनाम पिछड़ा की लड़ाई स्पष्ट दिखती है और यहाँ से राजपूत समाज से उम्मीदवार मैदान में है। बीजेपी के टिकट पे सुशील कुमार सिंह मैदान में है, जो 14 में भी जीते थे यहाँ से बीजेपी के टिकट पे, 19 में भी जीते थे। और आरजेडी के टिकट से हाँ 2009 में भी, और ये एक बार और कुछ वक्त रह चुके हैं समता पार्टी से, एक बार और कुछ वक्त के लिए ही 1-1.5 साल के लिए रह चुके हैं। और आरजेडी के टिकट पे अभय कुशवाहा मैदान में है। 2019 में जब सुशील कुमार सिंह यहाँ से जीते थे तो उनका जो वोटिंग परसेंट था वो 45-46% के करीब में था और हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के टिकट पे यहाँ से उपेंद्र प्रसाद मैदान में थे, जो कुशवाहा समुदाय से ही आते हैं, उन्हीं का एक सब कास्ट है, तो उनको 38% के करीब में वोट मिला था। और 2020 के विधानसभा चुनाव में 2 सीट आरजेडी के खाते, 2 सीट कांग्रेस के खाते और 2 सीट हिंदुस्तान आवाम मोर्चा को यहाँ से मिला था। लेकिन ओवरऑल यदि औरंगाबाद लोकसभा चुनाव की बात करें तो इसमें भी आरजेडी को बढ़त था, राष्ट्रीय जनता दल को, और उनको 19% के करीब करीब वोट मिला था यहाँ से। लेकिन ये जो अगरा बनाम पिछड़ा की लड़ाई है, ये चारों लोकसभा सीट पे 1-2 नैरेटिव जो आरजेडी है वो सेट करने में अभी तक सफल नजर आ रहे हैं। उसकी वजह है तेजस्वी यादव लगातार एक दिन में 3-3, 4-4 रैलियां कर रहे हैं और वो हर लोकसभा क्षेत्र में 4-4, 5-5 रैलियां कर चुके हैं। और वो 2 नैरेटिव, एक तो परिवारवाद का और दूसरा अगरा बनाम पिछड़ा, जैसे नवादा में और औरंगाबाद में अगरा बनाम पिछड़ा का नैरेटिव वो सफल सेट किए हैं। हालांकि औरंगाबाद सीट पे राजपूतों की तादाद, जनसंख्या ज्यादा है, 15-20% के करीब है, तो इस वजह से लगातार सुशील कुमार सिंह 2 बार से यहाँ जीत रहे हैं और इस बार भी वो लड़ाई में आगे अभी तक नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो दर्शकों आपके लिए अभी पहले चरण का ये प्रीफेस हमारे 2 मित्रों ने, एक ने बंगाल से और एक ने बिहार से प्रस्तुत किया। हम लोग क्योंकि दूसरे कार्यक्रमों में आप दूसरे राज्यों का देख ही रहे हैं, उत्तर प्रदेश का कल था, राजस्थान वगैरह का अन्य हमारे कार्यक्रमों में है, तो कोशिश हमारी हो रही है कि जहां भी संभव हो सके हम इंफॉर्मेशन आप तक ले जाएं। आप लोग राजा जी और रंजन जी, फिर आपसे मुलाकात होगी, वोट पड़ उसके बाद आप फिर बात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।